वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स को। उसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ ली, एड्रेचिंग एकोनिस्ट एंड द फॉस्फोडाइएस्टर इनहिबिटर्स। जो मिलरिनोन थी उनका हमने यूज़ और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। इनको हम जनरली डिजिटॉलिस भी बोलते हैं और उनमें जो ड्रग्स हैं वो डिजॉक्सिन एंड द डिजिटॉक्सिन है। मेनली अब हम जो हमारी बुक में लिखी है वो डिजॉक्सिन है, तो हम डिजॉक्सिन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब इनका थोड़ा हम पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया था पहले वीडियो में, अब बट मैं थोड़ा इनको रिपीट कर देता हूँ। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 से होता है। ठीक है, इनका 2 तरीक़ों से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक तो ये है कि ये इनहिबिटर ऑफ द सोडियम चैनल हैं, इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है। ठीक है, तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जब इनहिबिट हो जाता है तो हमारा जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है वो भी इनहिबिट हो जाता है। तो उस वजह से जो कैल्शियम बाहर जानी थी वो बाहर नहीं जाती, वो अंदर हो जाती है। तो कैल्शियम की कंसनट्रेशन, साइटोसोलिक कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो हमारी कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके जैसे क्या होगी, इंक्रीज़ कंट्रैक्टिलिटी होगी। ये हमने डीपली पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में वो देख लें आप। सेकेंडली ये क्या होते हैं, ये वेगोमिमेटिक एक्शन भी इनका होता है, मतलब ये स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व भी करते हैं। ठीक है, अब जब वेगस नर्व को ये स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट पे क्या इफेक्ट आएंगे, एक हार्ट पे ये इफेक्ट आता है कि जो हमारा हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज, मतलब ऐसे नोड पे वेगल स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट ऐसे नोड की जो डिपोलेशन है वो कम हो जाएगी। तो मतलब क्या कि हमारी हार्ट रेट कम हो जाएगा, मतलब कि ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, इनमें नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। और ये एवी कंडक्शन को भी डिले करवाएंगे तो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इनमें इफेक्ट होगा ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन होगा। ओके जी, ये हो गया। अब हम इनको अगर देखें कि ये यूज़ कैसे होते हैं, अब कंट्रैक्टिलिटी में ये एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर में यूज़, क्योंकि कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। उसके अलावा ये लॉन्ग टर्म में भी डिजिटॉक्सिन यूज़ होती है, ऑन द मेंटेनेंस डोज पे देते हैं हम इनको मेंटेनेंस करने के लिए हार्ट फेलियर को। अब इनकी यूज़ अगर हम देखें, क्लिनिकल यूज़ इनका क्या होता है। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ ऑफ द डिजॉक्सिन। ठीक है, अब एक जो इनका क्लिनिकल यूज़ है वो ये है कि ये यूज़ होती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेल्यूर, या इसको हम बोलते हैं दूसरा हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अब आप याद रखें, अब ये सिस्टोलिक फंक्शन रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सिस्टोलिक फेल्यूर है हमारा। ठीक है, तो अगर हम उसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे तो सिस्टोलिक फंक्शन बढ़ेगा ना, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये डायस्टोलिक फेल्यूर जो हमने पढ़ा था कैटेगरी, उसमें यूज़ नहीं होती पॉजिटिव, क्योंकि उसमें सिस्टोलिक, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो डायस्टोलिक में तो कंट्रैक्टिलिटी का काम ही नहीं है। ठीक है, उसमें तो रिलैक्स सही नहीं हो रही हार्ट, तो उसमें हम ये नहीं देते ड्रग्स। ठीक है, उसके अलावा ये जो राइट फेल्यूर होता है, राइट हार्ट फेल्यूर, उसमें भी इतनी काम नहीं होती। इनका मेनली काम किसमें होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेल्यूर, डायस्टोलिक फेल्यूर नहीं, सिस्टोलिक फेल्यूर। ठीक है, यहाँ हार्ट फेल्यूर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन एक ये। दूसरा, अगर हार्ट फेल्यूर है, ठीक है, बट किसके साथ, विथ एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अब एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो एट्रिया में 350 बीट्स पर मिनट होगी। ठीक है, इतनी होगी, इतना हार्ट रेट होगा, 350 हार्ट रेट पर मिनट होगा एट्रिया का। तो अगर हार्ट फेल्यूर है और उसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें हम डिजॉक्सिन देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, अब देखें, अब हमने पढ़ा था कि जो इसका एक्शन एक ये है कि वो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक भी है, मतलब कि जो एवी कंडक्शन है उसको ये डिले करवाएगी। अब देखें, जब एट्रियल फिब्रिलेशन है तो एक तो इसका नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी है, तो जो ऐसे नोट को इनहिबिट करेगी, तो जो एवी जो हमारा एट्रिया होगी उसमें जो कंडक्शन होगी वो स्लो होगी, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन इतनी नुकसानकार नहीं होती पेशेंट के लिए, अगर वो नुकसानकार तब होती है कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन कन्वर्ट हो जाए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। क्या मतलब, वो एट्रिया से जो इतनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही थी वो सारी कंडक्ट हो एट्रिया में और वो वेंट्रिकल में कंडक्ट हो और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए, तो उस वक्त जो होता है हमारा कार्डिक आउटपुट सफिशेंटली रिड्यूस हो जाता है और वो पेशेंट के लिए नुकसानकार है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को हार्ट फेलियर भी है उसको भी मैनेज करना है और एट्रियल फिब्रिलेशन है उसको भी मैनेज करना है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन को हम क्या करते हैं, एवी डिले करवा देते हैं। जो एवी है हमारा एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। जब उनको उसको थोड़ा इनहिबिट कर देंगे तो जो एट्रिया से सारी इम्पल्सेस थी वो नहीं कंडक्ट होंगी, कम कंडक्ट होंगी, तो वो क्या होगी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं होगी, बट वेंट्रिकुलर अपने नॉर्मल पे काम करेगा, बट एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, वो उतना हार्ट पेशेंट को नुकसानकार नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इसको मैनेज करते हैं हार्ट फेलियर एट्रियल फिब्रिलेशन में डिजॉक्सिन देके। क्यों देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में, क्योंकि ये एवी नोड की ब्लॉकर है, एवी नोड डिले करवाती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है
कि सिर्फ ये एट्रियल फिब्रिलेशन में भी यूज़ होती है, सेम बात, ठीक है। जो मैकेनिज्म मैंने बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन में कैसे कि ये एवी नोड को ब्लॉक करेगी, एवी नोड को ब्लॉक करेगी तो क्या होगी, एवी कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी, तो फिब्रिलेशन तो उधर रहेगी बट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो कन्वर्ट नहीं होगी, तो इस वजह से ये कम होगी। और उसके अलावा ये उसमें भी यूज़ होती है कि अगर पेशेंट है जो हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है और वो ऑप्टिमल हार्ट फेलियर की फार्माकोथेरेपी खा रहा है बट उसमें स्टिल सिम्टम है, तो उसमें हम लास्टली डिजॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। डिजॉक्सिन किस में देंगे, पेशेंट हु इज़ टेकिंग ऑप्टिमल फार्माकोथेरेपी फॉर द हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन और अभी तक उसके जो सिम्टम्स हैं वो नहीं जा रहे, तो उसमें हम डिजॉक्सिन देते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें, वो इंपॉर्टेंट है इसकी फार्माकोकाइनेटिक डिजॉक्सिन की। जो अब वो डिजॉक्सिन है वो ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड द आईवी फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। जो डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ है वो क्या है, 30 से 40 घंटे तक, मेनली जो 36 आवर्स होती है बट हमें मेरे 30 to 40 आवर्स से जो ये डिजॉक्सिन की है, ठीक है। अब इधर जो डिजीटॉक्सिन होती है, कौन सी, डिजीटॉक्सिन, ये डिजॉक्सिन है, ये डिजीटॉक्सिन, जो डिजीटॉक्सिन की है वो हाफ लाइफ क्या है 5 to 7 डेज, मतलब ये इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है बट डिजॉक्सिन यूज़ होती है अमेरिका में। और जो डिजॉक्सिन की क्लियरेंस है वो थ्रू द किडनी होती है और जो डिजीटॉक्सिन की क्लियरेंस होती है वो थ्रू द लिवर होती है। मतलब कि अगर पेशेंट किडनी फेलियर का है और हार्ट फेलियर भी है तो किडनी फेलियर में हम डिजॉक्सिन की जो है ना जो डोज है वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है और किडनी फेलियर है तो वो एलिमिनेट नहीं होगी तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। और अगर लिवर फेलियर का पेशेंट है तो उसमें डिजीटॉक्सिन अगर देंगे हम तो उसकी भी ये टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, तो उसमें ये हम डोज मेंटेन करते हैं। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट किसके, डिजॉक्सिन के या डिजिटलिस दोनों के, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अब जो डिजॉक्सिन का जो थेरापेटिक यूज़ है वो बिल्कुल छोटा है, ठीक है, थेरापेटिक जो इंडेक्स है इसका वो छोटा है बिल्कुल। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो पहले जीआईटी पे वो क्या करवाती है, नाज़िया, दूसरा वोमिटिंग और तीसरा एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अब नाज़िया एंड वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि ये जो कीमो ट्रिगर जोन होता है उसको भी एक्टिवेट करती हैं और गैस्ट्रिक जो म्यूकोस आती है उसकी भी इरिटेशन के जैसे ये दोनों डेवलप होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसका दूसरा है कि ये विजुअल डिस्टर्बेंस भी करवाती है और उसमें क्या होगा कि हमें येलो विजन दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या गायनेकोमेस्टिया करवा सकती है, गायनेकोमेस्टिया मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल, गायनेकोमेस्टिया भी करवा सकती है। और इसके अलावा जो मोस्ट इसका इम्पॉर्टेंट है ये कि ये कार्डिक एरिथमिया भी करवा सकती है, कार्डिक एरिथमिया भी करवा सकती है, एनी टाइप ऑफ द कार्डिक एरिथमिया, ठीक है, सवाए एट्रियल फिब्रिलेशन के, क्योंकि वो उसमें यूज़ होती है, वो भी करवा सकती है, ठीक है। अब कार्डिक एरिथमिया में कौन कौन सी, आर्ट्रियल टैकीकार्डिया करवा सकती है ये, ठीक है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन करवा सकती है, ये वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट करवा सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया करवा सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवा सकती है एंड द साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया क्यों, साइनस ब्रेडिकार्डिया इसलिए करवाएगी क्योंकि ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है, ठीक है जी, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है ना, मतलब कि ऐसे नोड के हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएगी तो साइनस ब्रेडिकार्डिया करवाएगी। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकीकार्डिया ये क्यों करवाएगी, क्योंकि ये इसमें जो है पॉजिटिव एनोट्रॉपिक इफेक्ट है, तो एट्रियम जो कैल्शियम की है उसकी कंट्रैक्शन बढ़ाएगी तो एट्रियल टैकीकार्डिया हो सकती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्यों होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एनोट्रॉपिक है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट क्यों होगी, क्योंकि एवी जो है एवी डिले करवा रही है तो उस वजह से वो प्रीमेच्योर बीट हो सकती है। उसके अलावा ये एवी नोडल ब्लॉक भी करवा सकती है, जंक्शन ब्लॉक जिसको बोलते हैं, टाइप 1 भी, टाइप 2, टाइप 3 डिपेंड करता है डोज पे, वो भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये, और उसके अलावा अगर हम बात करें एक डिजॉक्सिन की प्लस में पोटाशियम लेवल इन द ब्लड में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब ये कैसे इंटरेक्शन है, अब बेसिकली जो हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सोडियम को अंदर से बाहर निकालता है और पोटाशियम को बाहर से अंदर डालता है, ठीक है, इंट्रासेल्युलरली। तो जो डिजॉक्सिन है
ये लेट सपोज ये सोडियम पोटाशियम ATPase है, जिस साइड पे पोटाशियम अटैच होती है उस साइड पे ही डिजॉक्सिन अटैच होती है। ठीक है, कि मतलब वो साइड सोडियम पोटाशियम ATPase पे एक ही है फॉर द डिजॉक्सिन एंड द पोटाशियम के लिए, मतलब ये एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। कि अगर इन केस पोटाशियम लेवल ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोराइड मतलब हाइपरकेलेमिया है, तो क्या होगी, डिजॉक्सिन की जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर हाइपोकेलेमिया है तो डिजॉक्सिन के लिए ज़्यादा साइड्स अवेलेबल होंगी फॉर द एक्शन। तो अगर पेशेंट में हाइपोकेलेमिया है तो उसमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इसलिए हमें जब डिजॉक्सिन की हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी पोटाशियम लेवल को चेक करते रहते हैं कि हाइपोकेलेमिया तो नहीं हो गई है। अगर हाइपोकेलेमिया हो जाएगी तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जल्दी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये थी साइड इफ़ेक्ट इसके। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, हम इसके कंट्राइंडिकेशन भी करेंगे और डिजॉक्सिन के ECG पे जो इफेक्ट होते हैं वो भी करेंगे और इसकी कंट्राइंडिकेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।